4 राज्यों में शर्तों के साथ स्कूल खोले गए हैं। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कोरोना की मार के बाद फिर से आज बच्चे स्कूलों में देखे जा सके। पंजाब में सभी स्कूल पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल ये चलेगा और सभी टीचर और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन जरूरी कर दिया गया है। उधर उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं खोल दी गई हैं। 16 अगस्त से 6ठी और 7वीं की क्लास भी चालू होगी। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के छात्रों की स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई है। 1ली से 5वीं की क्लास शर्तों के साथ खोली गई है। झारखंड में आज पहले दिन स्कूल में सिर्फ शिक्षक पहुंचे। आज की तैयारी के बाद कल से बच्चों को बुलाया जाएगा। मनजीत सहगल मेरे सहयोगी मोहाली से जुड़ गए हैं। सत्यजीत मेरे सहयोगी इस वक्त झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सत्यजीत, आपका रुख करते हुए किस तरीके से रांची के स्कूलों में तैयारियां की गई हैं, क्योंकि वहां पर यह कहा जा रहा है कि कुछ ही संख्या में छात्र अलाउड होंगे। किस तरीके से वहां पर स्कूल और प्रशासन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर स्कूलों की खोलने की तैयारी कर चुका है? देखिए, सरकार ने यह सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि आज से स्कूल खोले जाने हैं। अब जो आज शिक्षक हैं उनको 100% स्ट्रेंथ पे बुलाया गया है। सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में ट्रीट किए गए थे, तो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, उनको एज्यूम करके चला जा रहा है कि वो वैक्सीनेटेड है। और प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक आएंगे उनको जो है अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है। इसके अलावा थोड़ा सा इंतजार इस बात का हो रहा है कि सरकार एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करेगी कि आखिर क्लासेस जो कंडक्ट किए जाएंगे वो किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे। 100% स्ट्रेंथ पे होगा। 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोले जा रहे हैं तो 100% स्ट्रेंथ होगा, 50 होगा, 30 होगा। ऑल्टरनेट डे बुलाना है, 2 दिन के गैप में बुलाना है। RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट जो है वो रिपोर्ट प्रोड्यूस करना होगा विद्यार्थियों को भी या नहीं। ऑनलाइन क्लासेस साइमल्टेनियसली चलेंगे, ये तो सरकार ने ऐप क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ ये भी है कि कंसेंट लेटर लेके आना होगा अपने पेरेंट्स से। जो बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं उनको सहमति पत्र स्कूल को लाके देना होगा अपने पेरेंट्स का कि हमारे जो पेरेंट्स है वो तैयार है, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर हम स्कूल जाते हैं। अब ये देखना है कि फ्रेश नोटिफिकेशन जो शिक्षा विभाग से जारी किया जाएगा उसमें कौन कौन सा, या आपदा प्रबंधन विभाग से जो जारी किया जाएगा उसमें कौन कौन सी शर्तें लगाई जाती है, क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगे, 30%, 50%, 100% ऑल्टरनेट डे, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगा या नहीं, ये तमाम बिंदुओं पे अभी देखना होगा। हालांकि यहाँ पे केसेस जो है कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। मेरे सहयोगी मोहाली से लाइव है इस वक्त मनजीत सहगल। मनजीत, किस तरीके की तैयारी प्रशासन की ओर से, क्योंकि जैसा कि सत्यजीत जानकारी दे रहे हैं सहमति पत्र बहुत आवश्यक है, पेरेंट्स की तरफ से रजामंदी कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार है। कैसी तैयारी वहां पर आपको दिखाई दे रही है स्कूल खोलने के मद्देनजर? देखिए, जहां तक सहमति की बात है, सभी अभिभावकों को यह कहा गया है कि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अपनी लिखित या फिर वर्बल सहमति स्कूल को जरूर दें। जहां तक स्कूल प्रशासन की और जो व्यवस्था की बात है, मेरे दाईं ओर आप देखें, ये मोहाली का एक स्कूल है। सुबह 8 बजे से लेकर छात्रों का आना शुरू हो गया था। छात्रों की संख्या पहला दिन है क्योंकि काफी ज्यादा कम है, 25 से 30% छात्र स्कूलों में पहुंच रहे। जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है, हर छात्र को मास्क पहनकर आने के लिए कहा गया है। उनके पास एक सैनिटाइजर होना जरूरी है। स्कूलों को पहले ही सैनिटाइज किया जा चुका है। हर कक्षा में 6 फीट की दूरी निश्चित की गई है और स्कूलों को हिदायत दी गई है कि छात्र अगर ज्यादा संख्या में आते हैं तो उनको आप 2 सेक्शंस में क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, और अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो स्कूल छात्रों को अल्टरनेट डेज पे स्कूल आने के लिए कह सकते हैं। लेकिन शायद इस तरह की स्थिति नहीं आएगी क्योंकि छात्र पहले ही बहुत कम संख्या में स्कूलों में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन ने फैसला किया है कि छात्रों की रैंडम सैंपलिंग होगी, क्योंकि पंजाब में अभी भी कोविड-19 के मामले आ रहे हैं। भले उनकी संख्या काफी कम है, लेकिन जो ज्यादातर अभिभावक हैं वो कोविड-19 की तीसरी लहर से थोड़ा सा भयभीत हैं। खासकर छोटे प्राथमिक स्तर तक पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक ये कह रहे हैं कि अभी सरकार को छोटी लौटूंगी मैं आपके पास मनजीत, क्योंकि कई राज्य जहां पर आज से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू की जा चुकी है, उत्तराखंड उसमें शामिल है। 16 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे यहां पर। लेकिन चंडीगढ़, लुधियाना, देहरादून और रायपुर की तस्वीर देख लीजिए। यहां पर भले ही कम संख्या में लेकिन बच्चे पहुंच रहे हैं स्कूलों तक, और ये जरूरी कर दिया गया है कि जो टीचर्स वहां पर पहुंचते हैं उन्हें डबल वैक्सीनेशन दिया जाए। दिलीप सिंह राठौर मेरे सहयोगी इस वक्त देहरादून से जुड़ गए हैं। दिलीप, वहां कैसी तैयारी दिख रही है स्कूल खोलने के मद्देनजर?
नेहा देखिए, तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियां तो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बच्चों को धीरे धीरे करके क्लासेस में भेजा जा रहा है, और जो दूरी है, जो दूरी 2 मीटर की, 1 मीटर की दूरी पहले बताई गई थी, लेकिन यहाँ पर 2 मीटर की दूरी पर अब बच्चों को रखा जा रहा है। और साफ ये किया गया है कि बच्चों को पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, सैनिटाइजर के बारे में बताया जा रहा है और सैनिटाइज किया जा रहा है उनको। उसके बाद मास्क पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई लिखित आदेश पेरेंट्स को नहीं दिया गया है कि बच्चों को पूरी तरह से जो है स्कूल में देना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो व्यवस्था की अगर हम बात करें तो देहरादून में व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, लेकिन देहरादून में कुछ ही स्कूल ऐसे हैं जो खुले हुए हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में ये डर जरूर है कि अगर स्कूल में हम अभी बच्चों को भेजते हैं तो ऐसे में कहीं बच्चों को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो पहले यहाँ आ रहे हैं, चाक चौबंद व्यवस्था को देखने के बाद ही वो आगे डिसीजन लेंगे कि बच्चों को भेजें। ठीक है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर पेरेंट्स में थोड़ी हिचक देखने को मिल रही है अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर, क्योंकि तमाम तरीके की व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन अभी भी कोरोना के मामलों के चलते पेरेंट्स डर रहे हैं और बच्चे कम संख्या में स्कूल तक पहुंच रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि जम्मू से आ रही है, जहां बीती रात ड्रोन दिखाई दिया। रात 12:30 सुरक्षा बलों ने आसमान के ऊपर ड्रोन देखे। ये सभी फायरिंग रेंज से ऊपर उड़ रहे थे, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान गोलियां नहीं दाग सके। थोड़ी देर मंडराने के बाद सभी ड्रोन गायब हो गए। चारों ड्रोन सांबा सेक्टर के बारी ब्राह्मणा इलाके में दिखाई दिए। पहला बीरपुर में दिखा, जबकि दूसरा बिसना रोड पर। तीसरा ड्रोन इंडस्ट्रियल एरिया में नजर आया, वहीं चौथा पेट्रोल पंप के पास दिखा। सुनील जी भट्ट जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, क्या अपडेट? जो बीती रात है एक बार फिर जो है यहाँ पर जम्मू संभाग में जो है ड्रोन की हरकत देखी गई, और एक नहीं बल्कि 4 ड्रोन देखे गए सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में। और उसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया, क्योंकि इस समय समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। 5 अगस्त को जो है अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की वर्षगांठ है, स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है। तो इसको लेकर जो है इस समय खुफिया रिपोर्ट भी है कि आतंकी जो है ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिलवाने के लिए। तो इसीलिए इस समय हाई अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद ड्रोन की हरकत देखी जा रही है, और इसीलिए ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है सुरक्षा बलों के लिए। फिलहाल सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उस समूचे इलाके में रात को जो है तलाशी अभियान भी चलाया गया, लेकिन सुरक्षा बलों के हाथ कुछ नहीं लगा, और ये जो ड्रोन थे कुछ ही मिनटों में वहां से गायब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये ड्रोन्स स्पॉट किए गए। रात लगभग 9:30 बजे पेट्रोल पंप बारी ब्राह्मणा में चौथा ड्रोन दिखाई दिया। इसके अलावा 3 और ड्रोन देखे गए। पहला बीरपुर में देखा गया, और ये लगातार साजिश के ड्रोन देखे जा सकते हैं जम्मू और आसपास के इलाकों में, जहां पर ड्रोन दिखते ही सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक ये ड्रोन गायब हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ट्रेस करने में मुश्किल आती है। सांबा सेक्टर में ये 4 ड्रोन देखे गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कैसे कल देर रात 9:30 बजे ये 4 इलाकों में ड्रोन स्पॉट किए गए। फायरिंग रेंज से ऊपर उड़ रहे थे, यही वजह है कि इन्हें नष्ट नहीं किया जा सका। असम और मिजोरम की बात करेंगे, जहां पर तनाव अब भी जारी है। केंद्र के दखल के बावजूद तनाव बरकरार है, बयानबाजी हो रही है। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच दोनों राज्यों में कड़वाहट कम होती नहीं दिख रही। हालांकि असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने मिजोरम के सीएम से बात की। उम्मीद यही है कि असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर जल्द वापस ले ली जाएगी। इस बीच असम पुलिस ने लचीला रुख दिखाते हुए मिजोरम के राज्यसभा सांसद से केस वापस ले लिया है। असम के कछार के गार्जियन मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना उनका प्रशासन चल रहा है क्या? मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना उन्होंने असम के माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज किया क्या? वहाँ की सरकार ये कह रही है कि आपके जो मुख्य सचिव हैं वो इनकम्युनिकेट हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है। अगर रास्ता निकालना है, बातचीत से डेडलॉक खत्म करना है तो बातचीत होगी। ऐसे में बातचीत होगी कैसे सर?
देखिए, सबसे पहले तो मिजोरम सरकार को वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा। वास्तविकता ये है कि उन्होंने अनप्रोवोक्ड, और हमारे लोग निहत्थे अवस्था में थे, पुलिस के लोग वैसे अवस्था में आधे घंटे तक एलएमजी से उनके ऊपर फायर किया। 6 पुलिसकर्मी मारे गए, एसपी बहुत गंभीर रूप से घायल है। और ये सब कुछ जो उन्होंने किया, किस प्रोवोकेशन में किया, किस उद्देश्य से किया, इसकी जांच वो करे। वहां का एसपी जो है, उस जिले का जो एसपी है मिजोरम का, उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करे और कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए, विश्वास वापस लाने के लिए उनको जो करना है वो उनको करना चाहिए। वो कहते हैं कि अभी हम एफआईआर विड्रॉ करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं था। इसका मतलब फायरिंग हुआ वो उसका भी जानकारी नहीं होगा मुख्यमंत्री जी को? एक दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आप केस कर रहे हैं, उसका जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं है। प्रदेश कौन चला रहा है? असामाजिक और अराजक तत्व प्रदेश चला रहे हैं या माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश चला रहे हैं? तो ये तो आपने असम के मंत्री अशोक सिंघल को सुना। वहीं अब मिजोरम की प्रतिक्रिया आपको इस पर सुना देते हैं। We have never made any first move. We never send our police to Assam. Assam has also been building up. In fact, you can see through social media that they are mobilizing bulletproof vehicles, which they have deployed at Lailapur and the surrounding areas. और अब बात बारिश, बाढ़ और बर्बादी की। बंगाल से लेकर राजस्थान तक आसमानी आफत बरस रही है। बंगाल के कई शहर और बस्ती पानी की चपेट में है। हुगली में हाल बुरा है, रेस्क्यू के लिए सेना को उतरना पड़ा है। नदी नाले उफान पर हैं। वहीं दुर्गापुर में डैम से छोड़े गए पानी से कई इलाके जलमग्न हो गए। ये हुगली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सेना को उतरना पड़ा है रेस्क्यू के लिए, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हैं, जहां पर लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। घरों के भीतर और दुकानों में पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी धीमे पड़ गया है। और साथ ही सेना की जो गाड़ियां हैं कई इलाकों तक पहुंच नहीं पा रही। ये वो इलाके हैं जहां पर अब हेलीकॉप्टर की मदद से भी लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, हुगली की तस्वीरें हैं, जहां पर सेना हेलीकॉप्टर से लोगों को मदद मुहैया करा रही है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड का सिलसिला भी जारी है। आपको दिखाते हैं कुदरत के कहर की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर हिमाचल के चंबा की है, जहां पहाड़ दरकने से रास्ता बंद हो गया। लोग जान जोखिम में डालकर रोड पार करते हुए दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की है, जिस पर सफर करना जोखिम भरा होता जा रहा है। हाईवे पर कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं चट्टाने टूटने से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। आलम यह है कि बीते कई दिन से रोजाना इस हाईवे पर लोगों का मौत से सामना हो रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। बेटे बहू ने मां बाप को घर से निकाला तो पुलिस कमिश्नर उनके राहत के लिए सामने आए, उन्हें संभाला। कानपुर में पीड़ित माता पिता अपने बेटे बहू के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे तो उन्हें लेकर खुद पुलिस कमिश्नर घर पहुंच गए। उन्होंने बेटे बहू को समझाया भी और फटकारा भी। तो आपने अपने माताजी पिताजी को क्यों घर से बाहर निकाला हुआ? आपके पास कितना हिस्सा है घर का? इसकी चाबी मंगाओ। चाबी इधर आइए आप। मैडम आप आइए, इधर आइए। मेरा सिलेंडर रखा था, ये सिलेंडर रखा हुआ आप लोग अपने घर में रुकिए।
ठीक है, सुरक्षित रहेंगे। मैं यहाँ पे ड्यूटी लगा रहा हूँ, पुलिस फोर्स रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और जो इन्होंने गलती की है उसकी सजा इनको मिलेगी। और अब बात ओलंपिक में इतिहास रचने वाली पीवी सिंधु की, जो ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। टोक्यो में ब्रॉन्ज जीतने के बाद आज तक ने सिंधु से खास बातचीत की। भारत की सबसे सफल महिला एथलीट ओलंपिक्स के लिहाज से पीवी सिंधु सीधे हमारे साथ जुड़ रही है। और सिंधु, सबसे पहला सवाल, 2 ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल खोने का ज्यादा दुख है या आज ब्रॉन्ज मेडल जीतने का की ज्यादा खुशी है? क्योंकि जब आज मैच जीती आपकी जो वो एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी, वो देखते बन रही थी। हाँ, मतलब अभी एट द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में डेफिनेटली ब्रॉन्ज मेडल लेके आना कंट्री के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि बहुत इमोशन था जब मैं कल खेल गई थी, कल हार गई थी, बट टूर्नामेंट फिनिश नहीं हुआ और ब्रॉन्ज मेडल मैच था, तो मैंने बस यही सोचा कि मैं वो ब्रॉन्ज मेडल कंट्री के लिए लेके आना है। तो एट द मोमेंट अभी शायद मेरे लिए ब्रॉन्ज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडल लेके आना कंट्री के लिए एक प्राउड मोमेंट है और मैंने लेके आया सेकंड टाइम। पहले रियो में था और अभी टोक्यो में, तो मैं बहुत खुश हूँ। मिशन यूपी के लिए सभी दलों ने अपने अपने दांव चल दिए हैं। बीजेपी वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद किया तो कल सौगात की बारिश के साथ अमित शाह ने हुंकार भर दी। शंखनाद हो गया, मंच सज गया, अब हुंकार भरी जा रही है, जीत के दावे किए जा रहे हैं। यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले शंखनाद किया, अब पार्टी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने एक बार फिर जीत के दावे के साथ हुंकार भरी। और जो सपना देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो परिवर्तन लाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि गत चुनाव की तरह ही इतने प्रचंड बहुमत के साथ फिर से यहां कमल की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी, शायद पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। आज वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले है। बेड बनाने भी सबसे आगे है। टेस्टिंग में सबसे आगे है और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा देने में भी आज आगे है। चाहे हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हर घर विहीन को घर देने की बात हो, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात हो, इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। मिशन यूपी पर पहुंचे अमित शाह ने आज सौगातों की बरसात की। लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। 142 एकड़ में बने इस संस्थान की जमीन पर कभी माफिया का कब्जा था।
आज इसका जिक्र कर अमित शाह और योगी ने बताया कि यूपी में कानून का शासन है। पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। अमित शाह ने मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। यहां रोपवे का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद। बीजेपी ने यूपी में एक बार फिर 300 के पार का नारा दिया है। तैयारी भी है, योगी का चेहरा है, पीएम मोदी का नेतृत्व है, अमित शाह और जेपी नड्डा की रणनीति। यूपी को फोकस करके ही मोदी कैबिनेट में फेरबदल हुए। सहयोगियों को जगह मिली, उन चेहरों को शामिल किया गया जिससे वोटों को साधा जा सके। राम मंदिर और ओबीसी आरक्षण को भी चुनावी कसौटी पर कसा जाएगा। मौका तो था उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास का, मगर इसी मौके पर अमित शाह ने 2022 के चुनाव का आगाज कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने मुक्तकंठ से योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा की और साफ साफ कहा कि 300 सीटें लोगों ने जिससे चुनकर भेजी थी वो सपना पूरा हो रहा है। साफ कहा 2022 में कमल की सरकार बनेगी, लेकिन अखिलेश यादव का नाम भी इस मंच से उन्होंने लिया और कहा कि जिनके शासन में एनआरआई मीट कराना लखनऊ में संभव नहीं था, वो जो दिल्ली कराते थे, वो अब नए कपड़े पहनकर चुनाव में आएंगे। पिछले चुनाव में सहयोगियों के साथ 325 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि इसे दोबारा पाना आसान नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है, किसान आंदोलन है, कोरोना की त्रासदी है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने उन 60 सीटों पर फोकस किया है जो पिछले चुनाव में जीत नहीं पाई थी। इनमें वो सीटें भी हैं जो कभी बीजेपी के खाते में नहीं आई, मसलन अकबरपुर, निजामाबाद, सिधौली, हरचंदपुर, मोहनलालगंज, रायबरेली सदर, सीसामऊ, आजमगढ़ सदर, रामपुर खास, इटावा, ऊंचाहार, जौनपुर मल्हानी, अतरौली, मुबारकपुर और गोपालगंज। इन सीटों पर जीत के लिए स्पेशल टीम तैयार की गई है। सांसद, विधायक से लेकर बोर्ड के अध्यक्षों को सीटों के मुताबिक जिम्मेदारी दी गई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के सभी सांसदों को अपने इलाके में यात्रा करने और आशीर्वाद यात्रा निकालने को कहा है। कोशिश यही है कि कमजोर सीटों की भी किसी तरह भरपाई की जा सके। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।